तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज का ये विश्लेषण नियति और किस्मत की एक बहुत ही आकर्षक दास्तान को परत दर परत खोलता है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी गांव की कहानी अचानक से पुनर्जन्म के एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सफर में बदल जाती है। ये एक ऐसी कथा है जो समय और मृत्यु की सीमाओं को सीधे तौर पर चुनौती देती है, जिसे हम पुनर्जन्म का रहस्य कह सकते हैं। क्या सच्चा प्यार मौत को भी हरा सकता है? सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा विचार है जो गहराई से ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसानी रिश्ते और भावनाएं वाकई एक जीवनकाल की सीमाओं को पार कर सकते हैं। अक्सर जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो उसे एक फुल स्टॉप मान लिया जाता है, सब कुछ खत्म। लेकिन क्या कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वे मृत्यु के बाद भी जिंदा रहते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। कहानी का पहला हिस्सा, रहस्यमयी सपने और अतीत के अनसुलझे दृश्य। इस पहेली के तार सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कहानी की मुख्य किरदार को समझना होगा। नैना, एक बेहद खुशमिजाज और आम सी लड़की जो अंदर ही अंदर कुछ अजीब दृश्यों से परेशान है। उसके सपनों में लगातार 3 चीजें बार बार लौट कर आती हैं: एक विशाल महल, एक बहुत पुराना पेड़ और एक रहस्यमयी लड़का। ये 3 तत्व हमारी इस मिस्ट्री के शुरुआती सुराग हैं। जाहिर सी बात है, ये कोई मामूली सपने नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जो साफ तौर पे किसी बहुत गहरी बात का इशारा करते हैं। इन अजीब सपनों के बीच एक आवाज है जो बार बार गूंजती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच कहूं तो इन शब्दों का भारीपन और इसकी जो भावना है वो नैना को अंदर तक डरा देती है। जरा सोचिए, एक अनजान चेहरा बार बार आकर ऐसा दावा करे तो किसी के भी मन में खौफ पैदा हो जाएगा। और बिल्कुल यहीं से कहानी में एक जबरदस्त सस्पेंस बनना शुरू होता है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये रहस्यमयी लड़का है कौन। दूसरा हिस्सा, पुरानी हवेली और अतीत का एक अजीब सा खिंचाव। कहानी तब एक बहुत ही तेज मोड़ लेती है जब नैना अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जाती है। वहां उसे एक पुरानी वीरान हवेली की ओर एक ऐसा खिंचाव महसूस होता है जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पाती। हवेली के अंदर कदम रखते ही नैना को एक बहुत ही गहरा अपनापन महसूस होता है, जैसे वो इस जगह को जानती हो। इसे हम सेल्यूलर मेमोरी या लोक कथाओं की उस अवधारणा से जोड़ सकते हैं जहां इंसान को लगता है कि वो एक जगह की दीवारों और रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि इस जन्म में उसने वो जगह कभी देखी ही नहीं होती। ये एहसास वाकई बहुत शक्तिशाली है। फिर हवेली के अंदर एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज होती है। एक कमरे में धूल फांक रही एक पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर अतीत की एक लड़की राजकुमारी मीरा की है, जिसका चेहरा वर्तमान की नैना से हूबहू मिलता है, बिल्कुल एक जैसा। जाहिर है, ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था। ये शारीरिक समानता कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खोल देती है और नैना के जीवन में उठ रहे उन तमाम सवालों को एक नई दिशा दे देती है। तीसरा हिस्सा, राजकुमारी मीरा और एक अधूरे प्यार की दर्दनाक कहानी। जब हवेली का मालिक नैना को उस तस्वीर के पीछे का दर्दनाक इतिहास बताता है, तब कहानी एक गहरे रहस्य से निकलकर एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो 1995 में राजकुमारी मीरा का जन्म हुआ। फिर 2015 में उसकी शादी से ठीक पहले एक भीषण हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर आता है वर्तमान, ठीक 10 साल बाद नैना का उसी हवेली में आना। ये टाइमलाइन इस पूरी अलौकिक घटना को 10 साल के एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक अंतराल में बांध देती है। मरने से ठीक पहले राजकुमारी मीरा ने अपने प्रेमी अर्जुन से आखिरी शब्द कहे थे, अगर प्यार सच्चा हुआ तो मैं फिर लौट कर आऊंगी। ये एक बेहद भावुक पल है। देखा जाए तो ये वाक्य इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो एक दर्दनाक अंत को एक अलौकिक और जादुई वादे में बदल देता है। ये सिर्फ एक आखिरी विलाप नहीं था, बल्कि किस्मत को दी गई एक खुली चुनौती थी। इस इतिहास को सुनना नैना के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ये सच सामने आते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहां इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यह साफ होने लगता है कि नैना के वो डरावने सपने कोई कल्पना या वहम नहीं थे। वे असल में उसके पिछले जन्म के आघात की यादें थीं, जो बरसों बाद सतह पर आ रही थीं। चौथा हिस्सा, 10 साल का इंतजार और एक निभाया गया वादा। कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े तब एक साथ जुड़ जाते हैं जब अचानक हवेली में एक युवक की एंट्री होती है, अर्जुन। नैना उसे देखते ही तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल वही लड़का था जो बचपन से उसके सपनों में आता था। अर्जुन का वो सीधा सा सवाल, तुम मीरा हो ना,
इस कहानी को उसके भावनात्मक चरम पर ले जाता है। ये वो पल है जहां अतीत और वर्तमान आखिरकार एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। 10 साल, जी हाँ, ये सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा नहीं है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह दर्शाता है कि अर्जुन ने पूरे 1 दशक तक बिना किसी शक के अपनी खोई हुई मोहब्बत के उस आखिरी वादे के पूरे होने का इंतजार किया। बदलते समय और दुनिया के तानों के बावजूद एक इंसान का एक अदृश्य वादे पर इतना गहरा भरोसा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ठीक इसी क्षण अतीत पर पड़ा वो धुंधला पर्दा पूरी तरह से उठ जाता है। नैना को उस दुखद हादसे की एक एक बात याद आ जाती है जिसने उन्हें अलग कर दिया था। सदियों से चले आ रहे प्यार और बिछड़ने के इस नाटक में इस पल में आकर पहेली के सारे टुकड़े अपनी सही जगह पर बैठ जाते हैं। पुनर्जन्म का ये चक्र जो एक अधूरे वादे से शुरू हुआ था, अब अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच जाता है। 5वां और अंतिम हिस्सा, पुनर्मिलन और त्रासदी के चक्र का टूटना। इतिहास को दोबारा खुद को दोहराने से रोकते हुए ये जोड़ा ये तय करता है कि इस जन्म में उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा, और इसी दृढ़ निश्चय के साथ कुछ ही महीनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। गांव की लोक कथाओं में अक्सर एक बात बहुत कही जाती है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म लेकर भी वापस आ जाता है। ये पंक्ति इस पूरी घटना के संदेश को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेती है और उनके इस मिलन को हमेशा के लिए अमर बना देती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी सोच हमारे जहन में रह जाती है। क्या नियति पहले से लिखी जा चुकी है? क्या वो बस हमारे वहां तक पहुंचने का इंतजार करती है? ये कहानी हमें अनटूट बंधनों की असली शक्ति और इस दिलचस्प संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ कहानियां शायद समय की सीमाओं को पार करने के लिए ही बनी होती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ रिश्ते वाकई मृत्यु के बाद भी अपना रास्ता खोज ही लेते हैं?